नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सब बड़े ही शानदार तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को देखेंगे। विगत आप सबने 3 दिनों में जो है कि 2 टॉपिक को कवर किया। एक राष्ट्रीय नियोजन या भारत में नियोजन की बातें, आर्थिक नियोजन से संबंधित, और दूसरा भारतीय इकोनॉमिक्स की विशेषताएं क्या थी, यानी भारतीय इकोनॉमिक्स कहते किसको हैं या इकोनॉमिक्स कहते किसको हैं, इकोनॉमिक्स के पितामह किसे कहा गया है, इससे संबंधित। तो आज इन्हीं 2 टॉपिकों से संबंधित आपको महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा परिचर्चा करेंगे। कुल 3 क्लास विगत पिछले हफ्ते में आप सबने पढ़ा। जो भी वहाँ से प्रश्न आपको बने हैं उन्हें प्रश्नों के एक शानदार श्रृंखला के रूप में हम सब देखेंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि जितने भी चीज़ें हैं आप शानदार तरीके से ऐसे ही तैयारी करते रहिए और आपके साथ हम लोग एक एक करके जुड़े रहेंगे, ठीक ना। तो चलिए शानदार तरीके से आप सब इस पे चर्चा परिचर्चा हम सब करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों के प्रारूप को। प्रश्न देखने से पहले हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आपको जो है कोर्सेज संचालित है, जिसमें अपने हिंदी शानदार तरीके से अपनी हिंदी जो है नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है और ये मात्र 999 रुपये में ये कोर्स आपको उपलब्ध है, ठीक ना। हिंदी के बादशाह जिसे कहते हैं, ज़बरदस्त तरीके से हिंदी आपके द्वारा पढ़ाया जाता है। आप जरूर से पढ़िए और अपनी तैयारी को निरंतर दिशा दशा दीजिए। ये देखिए यूपी टेट शानदार तरीके से उन लोगों के लिए जिन्होंने बीएड या आपको जो है कि बीटीसी के परीक्षाओं को पास कर लिया है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आपको जो है टेट यूपी टेट आपको उपलब्ध है। यानी शिक्षक बनने की दिशा का पहला आपको जो है कदम माना जाता है और अंतिम कदम सुपर टेट है। यदि सुपर टेट में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं, जो विद्यार्थी सी टेट या यूपी टेट में क्वालिफाई हैं, वे लोग सुपर टेट के बैच को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सबके लिए शानदार अवसर मात्र 1799 रुपये में सुपर टेट हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। वहीं यूपी पुलिस की बात की जाए, यूपी पुलिस तो 1499 रुपये ये हमारे संस्था के द्वारा आपको दिया गया है। 18 से लेकर 22 वर्ष के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर माना जाता है। पीसीएस कम आरओ ये आपको 2499 रुपये में ये कोर्स उपलब्ध है और इसे शानदार तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की दिशा में एक शानदार प्रयास आप सबके लिए। आप सब अपनी तैयारी इसी रूप में करते रहें। आशा उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आप सब बेहतर तरीके से करेंगे। आइए बातें करते हैं हम लोग प्रश्न से। पहला ही प्रश्न आपके सामने है, अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या होता है? किसी देश की समस्त संपत्ति से को प्राप्त करों से या करों से प्राप्त आय को, या देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, या देश का बजट। तो अर्थव्यवस्था का मतलब ही मैंने बताया था कि उस देश में होने वाले समस्त आर्थिक गतिविधियों को ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। चाहे वह बड़े लेवल पे हो, चाहे वह छोटे लेवल पर हो, तो देश में जितने अर्थव्यवस्था संबंधी गतिविधियां होती हैं उसके तहत ही हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। ये बातें और ये सभी बातें इसी के अंतर्गत समाहित हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। ये अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अल्फ्रेड मार्शल को, एडम स्मिथ को, जे.एम. कीन्स को, या जॉर्ज ग्रविन्सन को किसे कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक? तो वैसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। एक स्वीडिश अर्थशास्त्री थे और इनके द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक ना, वेल्थ ऑफ नेशन जो है इनके द्वारा लिखा गया। ये भी आप याद रखिए, वेल्थ ऑफ नेशन आपको इन्होंने लिखा और वेल्थ ऑफ नेशन इनके पुस्तक थे। इन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक, अर्थव्यवस्था का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखो। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवाएं क्रियान्वित होती हैं? यानी कृषि किस क्षेत्र का है और सेवा जिसे हम टैक्सेस के रूप में याद करते हैं, तब आप क्या बताएंगे? तो कृषि जो होता है बेटा, ये प्राथमिक क्षेत्र का, किसका? प्राथमिक क्षेत्र का आपको कृषि होता है। वहीं आपको जो है सेवा कर जो होते हैं, ये तृतीयक क्षेत्र का आपको माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो ये दोनों बातें एकदम शानदार तरीके से आप सब तैयारी अपनी किए रहिए। ये शानदार तरीके से हमें आपको जो है इन पे चीजें बातें करनी है, ठीक ना। तो ये सबसे अधिक वर्तमान में सबसे आय अधिक कहां से मिल रहा है? तो तृतीयक क्षेत्र से। सर्वाधिक आय आपको जो है सर्वाधिक आय कहां से हो रहा है? तो तृतीयक क्षेत्र से हो रहा है। लेकिन आजादी के समय सबसे ज्यादा देश के अर्थव्यवस्था में भागीदारिता किसकी थी? तो प्राथमिक क्षेत्र की थी। और लगभग कृषि से संबंधित आजादी के समय 75% से अधिक लोग कृषि के क्षेत्र में संलग्न थे, जो कि वर्तमान में आपको 50% के आसपास घटकर आ गया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किन किन गतिविधियों को आपको जो है कि आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? मैंने आपको पहले क्लास में बताया था समष्टि और व्यष्टि, दो शब्द बताया था। व्यष्टि अर्थव्यवस्था, ठीक ना, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र, दो बातें बताया था। और एक ट्रिक भी बताया था, व्यष्टि से व्यक्ति कर लेना, व्यक्ति, ठीक ना, यानी व्यक्ति के आपको आय, कृषि, रोजीमर्रा की जो चीजें हैं उसका अध्ययन करते हैं, तो ये होता है, ठीक ना। वहीं आपको जो है समष्टि अर्थव्यवस्था यानी राज्य की अर्थव्यवस्था, ठीक, और राज्य, इसमें राज्य या राष्ट्र की समस्त अर्थव्यवस्थाओं का हम सब अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होगा? राजकोषीय नीति होगी, मौद्रिक नीति होगी, मुद्रा स्फीति एवं अस्फीति होगी, या सरकारी बजट आपको आएगा। तब आप इसमें क्या जवाब देंगे? तो यहाँ पे आप बताइएगा कि ये समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी मुद्दों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो सरकारी बजट होता है, ठीक ना। सरकारी बजट हम सब इसी के अंतर्गत आपको अध्ययन करते हैं। ये बात भी आप याद रखिए, ये आर्थिक मुद्दों में सम्मिलित किया जाता है, ये समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। वहीं बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था, मैंने अर्थव्यवस्था को दो प्रकार बनाए थे, एक बंद अर्थव्यवस्था, एक खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में आवाजाघर तो हरे बा, याद रखा, ठीक ना, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं से भी हम सामान को मंगाएं, कहीं भेजें, और आयात निर्यात सुगमता पूर्वक जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ करते रहते हैं, तो वहां खुली प्रकार की अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलता है। बंद अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो उत्तर कोरिया आप देखोगे, उत्तर कोरिया ये बंद अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल के रूप में आपको आएगा। इसमें आपको मुद्रा पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे का वित्तीय व्यवस्था होता है, या केवल निर्यात होता है, या न तो आयात होता है न ही निर्यात होता है। तो ऑप्शन संख्या आपको डी इज योर राइट आंसर। 4 जो है ये विकल्प के अनुसार बिल्कुल सही जवाब होगा, ये बात आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? एकल क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, या तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत? बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है कि इसमें श्रमिकों का रोजगार किसके अंतर्गत आता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा आपको बेरोजगारी यदि कहीं देखने को मिलता है तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको रोजगार जितनी बातें हैं ये आपको जो है प्राथमिक क्षेत्र का मुद्दा होता है, ये बात याद रखिए। प्राथमिक क्षेत्र में और
आप सबको पता होना चाहिए कि देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार समय समय पर कई योजनाओं का क्रियान्वयन भी करता है। इसे आपको, चूंकि राज्य का मुख्य उद्देश्य ही होता है किस तरह की, तो लोकतंत्रात्मक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि करना, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की बातें की गई है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी बातें हैं। और आपको कहाँ पे मिलेगा, तो संविधान की आत्मा जिसे प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। लेकिन श्रमिकों के रोजगार की बातें प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित आपको आता है। नेक्स्ट, अच्छा, सबसे अधिक बेरोजगारी कहां देखने को मिलती है, तो सर्वाधिक बेरोजगारी जो है, सर्वाधिक बेरोजगारी, ठीक ना, बेरोजगारी, रोजगारी आपको देखने को कहां मिलती है, तो सर्वाधिक बेरोजगारी ये आपको प्राथमिक क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। ये बात भी आप याद रखो, एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखो। अपनी हिंदी शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको लिखी गई है। यह अपनी हिंदी मात्र 299 रुपये में आपको उपलब्ध है। तो अपने हिंदी आप जरूर से परचेज करिए, अपनी तैयारी शानदार तरीके से करिए और आशा उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आप सब बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक ना। ये वीडियो की किताब है, आप इसे 1199 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक ना। ये बातें आप याद रखिए, 199 रुपये में। इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट आपको जो है फ्री में है, फ्री में, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में मिलेगा, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ये पेट की कम्बो बुक है, 350 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपको 300 रुपये में ये शानदार तरीके से आपको किताब पेट की मिलेगी। इसके साथ भी आपको प्रैक्टिस सेट है बेटा, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। आरओ की बुक 175 रुपये में, और 175 रुपये में ये हिंदी की किताब है, हिंदी की, ठीक ना, हिंदी की किताब है, आप इसे परचेज कर लीजिए। और इसमें लगभग आपको बता दें कि 500 क्वेश्चन पर चैप्टर है, 500 क्विज आपको जो है क्विज पर चैप्टर है, ये बात भी याद रखिए। लेखपाल 300 रुपये में शानदार तरीके से हमारी संस्था आपको उपलब्ध कराती है, तो आप इस पे वे देख सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किन अन्य नामों से भी आपको जाना जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के नाम से, बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से, मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से, या समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे आपको एक दूसरा नाम भी आपको पुकारा गया है। ये किस नाम से जाना जाता है? तो आपको जो है एकदम जबरदस्त तरीके से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। पूंजी, पूंजी का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा, यही होता है ना। पूंजी का मतलब क्या? रुपया पैसा, आपको पूंजी का मतलब होता है। और आप सबको पता भी होना चाहिए कि ये बाजार पर व्यवस्था पर आधारित होता है। सार्वजनिक व्यवस्था का मतलब है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सार्वजनिक आपको जो है कि इसे आप कह सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है भैया, ये आपको जो है बाजार अर्थव्यवस्था को है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है? ये कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। इन प्रश्नों को करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन आप इन प्रश्नों को यदि कर लेते हैं तो परीक्षाओं में गलतियां होने के चांसेस न के बराबर हो जाता है, ठीक ना। यानी गलती आप सब न के बराबर करेंगे। शानदार तरीके से आप अपनी गलतियों में सुधार करिए। और देखिए, यहाँ पे आपको कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय किस में लिया जाता है? समाजवादी में, पूंजीवादी में, मिश्रित में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब आप बताइएगा कि इसमें भी आपको किस पर लिया जाएगा? तो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आपको जो है कीमत तंत्र का आधार माना जाता है पूंजीवादी व्यवस्था को, ठीक ना। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है? तो अधिकांश यूरोपीय देश, कौन से? अधिकांश आपको यूरोपीय देश जो हैं, यूरोपीय देश जो हैं इसके अंतर्गत आपको आते हैं। ये बात भी आप याद रखिए, ठीक ना। अधिकांश यूरोपीय देश, इसके अलावा यूएसए है, जापान है, ठीक ना।
जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि इसमें पूंजीपतियों का बोलबाला रहता है, ठीक ना। सरकार सिर्फ नियामक के रूप में रहती है, यानी कानून बनाने का काम सरकार का होता है, लेकिन कार्य करने का काम जो होता है पूंजीपतियों का होता है, ये आप याद रखिए, ठीक ना। ये और दक्षिणापंथी विचारधारा में पूंजीवादी व्यवस्था है आपको देखने को मिलेगी, जबकि वामपंथी विचारधारा में आपको समाजवादी प्रकार की विचारधारा मिलेगी। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो न वामपंथी है, न समाजवादी है, न आपको जो है कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के बीच आपको मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था आपको अपनाई गई है। यहाँ पे टाटा, अंबानी, अडानी जैसे लोग अमीर लोग हैं, तो वहीं आपको जो है कि भेल, गेल, सेल, एनटीपीसी जैसे सरकारी संस्थाएं भी कार्यरत हैं। यानी पब्लिक प्राइवेट का दोनों का ज्वाइंट वेंचर के रूप में हमारे देश में काम किया जाता है और मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे बड़े मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हम सब जानते हैं। अर्थशास्त्र मानव का कल्याणकारी विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा, या आपको पॉल सैमुअल्सन ने कहा, जे.एस. मिल ने कहा, या एडम स्मिथ के द्वारा, किसके द्वारा आपको कहा गया? तब आप बताइएगा कि अर्थशास्त्र, ये गलती आप सब करेंगे मुझे पता है। अर्थशास्त्र मार्शल क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र धन का आपको इस एडम स्मिथ नहीं, हाँ स्मिथ क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। वहीं पे आपको अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं? ये आपको मानव कल्याण का विज्ञान, अर्थशास्त्र को मानव का कल्याणकारी विज्ञान के रूप में आपको जो है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा आपको कहा गया है। मार्शल कर लेना, ठीक ना, अल्फ्रेड मार्शल ने इसे कहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था, गतिहीन, यहाँ पे गतिहीन होगा, गतिहीन अर्थव्यवस्था, तो ये नहीं बेटा। एकल विकासशील अर्थव्यवस्था या अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था या विकसित अर्थव्यवस्था, तो एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में आप, या विकासशील, एक विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक ना, अर्ध विकसित नहीं, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को हम सब जो है दे सकते हैं मानक। ये याद रखिएगा, शानदार तरीके से इस तरह के प्रश्नों का आप करते चलिएगा, संकलन भी देखते चलिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ये पूछ रहा है। ये पूंजीवादी व्यवस्था है, या आपको समाजवादी व्यवस्था है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब आप सबको तो इस तरह के प्रश्नों को करने में कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। आपको पता है कि भारत एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी प्लस आपको जो है कि समाजवादी, ठीक ना, समाजवादी दोनों प्रकार की बातें आपको अपनाई जाती है। ये बातें आप याद रखिए। यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, निजी क्षेत्र, यहाँ पे कर लो, निजी क्षेत्र प्लस आपको सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों तरह की कंपनियों का भागीदारी होता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में इसे हम सब याद रखेंगे, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो ये बातें शानदार तरीके से आप सब इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। तो इन चीजों को आप आराम से करते चलिए, देखते चलिए, ये आप सबके लिए। नेक्स्ट, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? नियोजित विकास के रूप में 1 अप्रैल 1951 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 1 मई 1965 ईस्वी को कब लागू किया गया? तो भारत में आपको जो है कि पंचवर्षीय योजना जब से शुरू हुआ, यानी 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, उसी तिथि से भारत में नियोजन विकास का मॉडल आपको रखा गया, और उसी वर्ष से भारत में, यानी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से वर्षीय योजना की शुरुआत से
शुरुआत से आप इस पे बातें कर सकते हैं, ये चीजें आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये शानदार तरीके से आप सबके लिए है और आप सब इसे जरूर से करिए। आरओ समीक्षा अधिकारी का शानदार बैच आप सबके लिए, ये आप जरूर से पढ़िए। शानदार कोर्स मात्र 2499 रुपये में ये आपको उपलब्ध है। डेली वीडियो क्लासेस है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी है, ठीक ना। तो आप इनसे अवगत हैं। ये सारी चीज़ें मात्र आपको 2499 रुपये में आपको जो है पीसीएस की बैच मिल जाएंगे, आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसे हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से जानते हैं, और ये 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। इसे हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से इसे जाना जाता है। ये बात आप याद रखिए। और ये आपको कृषि के विकास पर मुख्य, उस समय भारत में बहुत गरीबी थी, लोगों के पास पेट भरने के लिए 2 जून की रोटी नहीं थी, इसलिए पंडित नेहरू के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर बल दिया गया। बड़े बड़े आपको जो है कि परियोजनाओं को आपको शुरू किया गया। भाखड़ा नांगल परियोजना, आप दामोदर वैली परियोजना, ये सारी परियोजनाएं जो हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो अभी ही मैंने बताया कि ये आपको हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहले पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। ये आपको महालनोबिस पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रूप में इसे हम सब जानते हैं। और दादा भाई नौरोजी मॉडल ने, दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताया था, ठीक ना। प्रति व्यक्ति आय सर्वप्रथम बताया, ठीक ना, सर्वप्रथम बतलाया, ये याद रखो, सर्वप्रथम बतलाया। ये बात आप याद रखिएगा शानदार तरीके से, इसे आप याद रखो, शानदार एकदम जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट देखो, आओ, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को आपको जो है नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है, थिंक टैंक के रूप में काम करती है। यह भी एक गैर संवैधानिक संस्थान है। क्या है? गैर संवैधानिक संस्थान के रूप में माना जाता है। प्रधानमंत्री पीएम जो होता है पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष आपको पीएम होते हैं, ये बात आप याद रखिए। ये अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत का नीति आयोग है। नीति आयोग क्या है? तो एक आपको जो है कि स्वायत्त शासी संस्था है, सलाहकारी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वैधानिक। तो एक सलाहकारी संस्था के रूप में नीति आयोग जो है एक सलाहकारी संस्था के रूप में काम करते हैं। ये आप शानदार तरीके से याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण रूप से आप सबके लिए है। नेक्स्ट आगे आइए, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। आपको जो है कि किसके द्वारा किया गया था? जवाहर नहीं, ये आप याद रखिएगा, जवाहर, ठीक ना, ये जवाहर, ये जवाहरलाल के द्वारा या एएल दयाल के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस नहीं, बोस, ये बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा या लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। तब आप बताइएगा कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। यह गठन कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में आपको हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। और आपको जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो ये अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आपको जो है कि किया गया था, लेकिन समिति का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आप सबने ज्यादा से ज्यादा गलतियां की हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस आपके दिमाग में नहीं होगा। आप सभी लोगों ने लगाया, किसे लगाया? तो JL नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है ना, जो कि गलत है। हमेशा लगाइएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आपको जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो ये आपको किसके द्वारा? जी मिर्डल के द्वारा, WS लेविस के द्वारा, R नरकसे के द्वारा, या ये सैमुअल्सन के द्वारा, किसके द्वारा आपको दिया गया? तब आप बताइएगा। इसे गुरनार मिर्डल के द्वारा दिया गया था ये रोलिंग प्लान। ये जनता पार्टी सरकार के समय आपको रोलिंग प्लान आई थी, जनता पार्टी सरकार के समय, ठीक ना, सरकार द्वारा इसे लाया गया था। ये उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो थे DP लकड़वाला योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते थे। ये जनता पार्टी सरकार का मतलब है मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई उस समय देश के प्रधानमंत्री होते थे। और ये योजना जो है 1900 आप कह सकते हैं 78 से लेकर 80 तक ये योजना आपको चली, ठीक, 80 तक ये योजना चले और इसके बाद जनता पार्टी की सरकार बने। पुनः ये रोलिंग प्लान आपको जो है ये हुआ। नेक्स्ट देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार बैच हमारी संस्था के द्वारा 1499 रुपये में हमारी संस्था इसे पढ़ाती है। आप इसे शानदार तरीके से परचेज कर सकते हैं और आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तो शानदार तरीके से आप सब संस्था के साथ जुड़िए और एकदम जबरदस्त तरीके से इसकी तैयारी करते रहिए। आप सबके लिए शानदार अवसर है। 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो गांधीवादी योजना भी 10 वर्षीय योजना के रूप में थी। कैसी थी? 10 वर्षीय योजना के रूप में गांधीवादी योजना को हम सब जानते हैं। और इसके आपको श्रीमन नारायण आपको जो है अग्रवाल के द्वारा ये योजना आपको लाया गया था। जबकि जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना जो है, सर्वोदय योजना किसके द्वारा लाया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना आपको लाया गया। ये बात भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये बात आप याद रखिए। राष्ट्रीय विकास समिति, जिसे योजना आयोग का पितामह कहते हैं, क्या कहते हैं? योजना आयोग का पितामह, योजना आयोग का पितामह कहा जाता है, ठीक ना, पितामह के नाम से इसे हम सब जानते हैं। तो योजना आयोग के पितामह, ये आपको इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष आपको जो है कि प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करता है। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का आपको गठन किया गया था। किसके सुझाव पर? तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, ठीक ना, समिति की सिफारिश पर इसे गठित किया गया था। ये बात आप याद रखिए शानदार तरीके से। अब ये बातें आप याद रखते चलिए, चलते चलिए, ठीक ना। तो ये शानदार तरीके से आप इसे कर सकते हैं और आप तैयारी करते रहिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 69 ईस्वी का मूल उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र योजना जो बीच में ही बंद कर दिया गया था, 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। 1 वर्ष पूर्व ही जनता पार्टी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक ना, समाप्त कर दिया गया।
कर दिया गया और इसके जगह में क्या आया था, तो इसके स्थान पर रोलिंग प्लान या अनवरत योजना, अनवरत योजना जिसे हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं, यही आपको आया। तो ये बात भी आप याद रखिए, अनवरत योजना। इस योजना में आपको मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबी हटाओ का आपको जो है कि लक्ष्य रखा गया था। इसी योजना के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, ठीक ना। ये आप याद रखिए, ये योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ का उद्देश्य था। योजना अवकाश की अवधि आपको इससे कौन सी थी, तो देश में योजना अवकाश की अवधि जो है ये आप याद रखिएगा, प्रथम योजना अवकाश आपको जो है 66 से 69, प्रथम योजना अवकाश, ठीक ना। योजना अवकाश ये आपको आता है। ये योजना अवकाश लाने के पीछे जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही। इसके पीछे का कारण बेटा ये रहा कि ये योजना असफलता के पीछे का मुख्य जो कारण रहा, वो कारण बच्चा ये रहा कि इसी समय आपको जो है देश में 2 युद्धों का सामना करना पड़ा देश को। 1962 का चीन, आपको जो है 65 का चीन के साथ युद्ध, अकाल भीषण अकाल, ठीक ना। तो इस कारण आपको जो है चीन के साथ युद्ध, तो 2 युद्ध को झेलने के बाद भारत जो था, भारत की स्थिति बड़ी डगमगा सी गई थी। इसलिए प्रथम योजना अवकाश आपको जो है यही आया। कुल देश में 3 योजना अवकाश आपको मिल लेंगे। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया और नए चुनाव और जनता पार्टी चुनी गई, तो बताइएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको लगाया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का आपको कार्यकाल जो था 1974 से 1979 ईस्वी तक था और इसी के दौरान आपको 1975 ईस्वी में आपको आपातकाल का दौर श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था और इसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई आपको जो थे प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई, ठीक ना, देसाई प्रधानमंत्री बने। आप सबको एक और बात बता दें, मोरारजी देसाई सबसे अधिक आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। लगभग 80 वर्ष की आयु में इन्होंने प्रधानमंत्री के पद को संभाला था और प्रधानमंत्री के पद पर काम किया था। नेक्स्ट, हिंदी इंडिविजुअल नितिन सर के शानदार तरीके से आपको मिलेंगे। नितिन सर ने अद्भुत तरीके से हिंदी पढ़ा है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी शानदार तरीके से जारी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार महत्वपूर्ण रूप से श्रृंखला के साथ आप सब बने हुए थे, इसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आइए देखते हैं आगे का। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए थे? क्या गजब का प्रश्न है। आईआईटी, कितने आईआईटीएंस के स्थापना की गई थी? ये आपको 6, 7, 8 या 9, जल्दी से फटाफट एक बार आप सब रिपोर्ट को देते चलिए फटाफट अच्छे तरीके से। चलिए एकदम उम्मीद है कि सभी लोग शानदार तरीके से जवाब देते हैं कि नहीं। अब तो ये देखने पर पता चलेगा ना कि कितने लोग, सारे लोगों का जवाब एकदम, कोई अंदाज पे कह रहा है 1, कोई कह रहा है 4, कोई 3। तो बेटा इसका जवाब होगा आपको 8। कितने? आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 8 आईआईटीएंस यानी कॉलेज के स्थापना की गई थी। ये बातें आप याद रखो। नेक्स्ट, भारत में मध्य अर्ध शतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? ठीक ना, मध्य अर्ध शतक जो है में अपनाए गए महालनोबिस प्लान का उद्देश्य क्या था? तो ये आप बता दीजिए। इसका उद्देश्य मजबूत रक्षा उद्योग आधार करना या भारी उद्योगों के स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, या अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकना, या कम समय के अंदर बेरोजगारी को हटाना। ये कौन सा था? तो मैंने बताया था कि महालनोबिस मॉडल जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। याद है आप सबको? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना आपको पीसी महालनोबिस पर आपको मॉडल पर आधारित थी और ये किस पर था? भारी उद्योग पर आपको आधारित योजना थी। तो इस तरीके से यदि सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रश्नों को कम से कम गलतियां करेंगे।
ये बात आप हमेशा याद रखिए कि प्रश्न को कम से कम गलतियों के साथ आपको करना है, ठीक ना। जितना कम गलतियां करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आप सबको मिलेंगे। चूंकि हड़बड़ा के मत करो, आराम से प्रश्न को करिए। मैं तो आराम से आपको बताता भी चल रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप ही आंसर बता देते हैं, मैंने पीछे देखा, तो ऐसा नहीं है, आप सब भी बता रहे हैं और शानदार जवाब दे रहे हैं आप सब। बस प्रयास इसी तरह आप सब जुड़े रहिए और क्लास को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया, JRD टाटा, GD बिरला और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक ना। रमैया, ये आपको रमैया कौन है? तो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये भारत में यदि कहा जाए तो भारत में नियोजन के विषय में सोचने वाले व्यक्ति पहले एम विश्वेश्वरैया है। आपको मैंने उस दिन बताया था कि ये मैसूर के दीवान थे। कहाँ के? मैसूर के दीवान थे, दीवान के पद पर थे और ये सिविल इंजीनियर थे। कैसे थे? सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के रूप में उन्होंने उस समय पढ़ाई की थी। इंजीनियर, सोच लो, आज तो बहुत सिविल इंजीनियर होंगे, लेकिन उस समय की बातें सोचो कि ये, और इन्होंने ही पहली बार भारत में नियोजन की बात की थी। ये बात आप सबको पता होना चाहिए। एम विश्वेश्वरैया, आज विश्वेश्वरैया विश्वविद्यालय भी है, विश्वेश्वरैया औद्योगिक अनुसंधान आपको जो है कि केंद्र भी है। तो ये सारी चीजें आप याद रखो। चलिए मिलान करिए, पहली सूची को दूसरी सूची के साथ मिलान करिए एकदम फटाफट। पहला फटाफट आप मिलान करिए, तभी मैं इन चीजों को, प्रश्नों को बताऊंगा। जल्दी से मिलान करिए, एकदम सभी लोग, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये बात आप याद रखिए। किसी भी व्यक्ति का गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और छठवीं दिया है, ठीक ना। तो पहली पंचवर्षीय योजना आप मिलान कर लीजिए, 1 से 1951 से 56, यानी दूसरा आंसर आपको यहीं पे मिल गया, 1 से ही मिला लिए। और तीसरा आपको क्या होगा? 1961 से 66, चौथा आपको 1969 से 74 और पांचवा आपको 1980 से 85, छठवीं। तो इस तरीके से आपको जो है ये याद रखिएगा। ये तीनों पंचवर्षीय योजना के समय श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में आपको शुरू हुआ था, ठीक ना। ये आपको जो है श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन चुकी होती हैं, तो ये आप याद रखो, ये मुख्य रूप से, ठीक। चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष क्रियाशील रही? अनवरत योजना आपको कब से कब तक रही? तो 1978 से आपको जो है 79 या 1900, वैसे तो होना चाहिए 1978 से 80 होना चाहिए, ठीक ना बेटा। ये इसी समय अनवरत योजना आपको क्रियाशील रही, ये बात याद रखिएगा। और ये आपको जो है कि अनवरत योजना, ये जनता पार्टी सरकार के द्वारा इसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, रोलिंग प्लान के नाम से इसे जाना जाता है। इसे गुरनार मेंडल, ठीक ना, गुरनार मेरडल मॉडल के रूप में भी इसे हम सब जानते हैं। ये गुरनार मेरडल मॉडल पर आधारित था, यानी पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ये बातें आप याद रखिए। इसी योजना के समय आपको ट्राइसेम याद होगा, ट्राइसेम, ठीक ना, ट्राइसेम आपको इसी योजना के समय शुरू किया गया था। साथ ही साथ आपको जो है डीपी लकड़वाला, ठीक, लकड़वाला, ये आपको जो थे योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे उस समय। योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, ठीक ना, आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में आपको थे। ये बात भी आप याद रखिएगा, उपाध्यक्ष के रूप में ये डीपी लकड़वाला थे। ये आप अनवरत योजना को याद रखो। नेक्स्ट, रोलिंग प्लान, अच्छा, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। प्लानिंग एंड द पुअर, D.R. गॉडगिल, M.S. मिन्हाज, चरण सिंह या रुद्रदत्त, ये आपको जो है किसके द्वारा, प्लानिंग एंड द पुअर, ठीक, ये किसके द्वारा आपको लिखा गया है? D.R. गॉडगिल, V.S. मिन्हाज, चरण सिंह या रुद्र। तब आप में से याद रखिएगा, मैक्सिमम लोगों का जवाब मैं
काउंट कर रहा हूं, देख रहा हूं, तो ये आपको जो है वीएस मिनहाज के द्वारा आपको प्लानिंग एंड द पुअर आपको लिखा गया है। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक वीएस मिनहाज हैं। ठीक, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप सब शानदार तरीके से किए और आशा करता हूं कि किसी भी व्यक्ति की गलतियां कम हुई होंगी। ठीक ना, तो एक बार जरूर से इसे रिवीजन के तौर पर अपने कॉपी कलम को ले लीजिएगा। ये थोड़ा सा कठिन है, आपको जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे आप प्रश्नों की श्रृंखलाओं से भी रूबरू होते चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब कम पढ़िए लेकिन बेस्ट चीजें पढ़िए, स्टडी 91 परिवार के साथ जुड़िए। आपको देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण ई बुक्स है जो कि पीडीएफ के रूप में है। कैसी है? पीडीएफ के रूप में आपको ये ई बुक्स है और इसमें प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आपको आधुनिक इतिहास है, सामान्य हिंदी है, इंडियन ज्योग्राफी है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, आपको जो है बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ये सारी सुविधाएं हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। ये वही पीडीएफ्स हैं जो नितिन सर ने यूट्यूब पे शानदार तरीके से आपको पढ़ाए हैं। तो इनसे रूबरू होइए, इसे जरूर से पढ़िए। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब चीजों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक ना, तो यहां तक आप सबने शानदार तरीके से साथ दिया, शानदार तरीके से बने रहे। इसी तरह आप मंडे को एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। इकोनॉमिक्स एक एक बारीकियों के साथ आप देखते चलेंगे। तो चलिए आज की सभा यहीं तक, मिलते हैं एक शानदार ब्रेक के बाद। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सब लोग आनंद करिए, संडे का आनंद उठाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।